आपको वी कैन स्टार्टअप पूरे वर्ल्ड में नया कंसेप्ट आया है और बिजनेस स्टाइल जो है वो चेंज हो गया है। पुराना जो 70-100 साल से जो चल रहा था वो चेंज होकर बहुत सारा डिफरेंट स्टाइल बिजनेस का नए वर्ल्ड में स्टार्ट हो रहा है। इसमें एक स्टार्टअप सेक्टर जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टअप सेक्टर में हम स्टार्ट करते तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। स्टार्टअप को सिर्फ 2 लाइन में मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। स्टार्टअप मीन्स व्हाट। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा स्कीम है स्टार्टअप के लिए, सब्सिडीज का, वो अभी आप उसके आगे सुनेंगे। पूरे वर्ल्ड में स्टार्टअप न्यू बिजनेस, न्यू स्टाइल चल रहा है। तो स्टार्टअप मतलब कुछ अलग से करना। और आज का हमारा सब्जेक्ट है स्टार्टअप मीन्स व्हाट। एक तो हम ये देखेंगे, दूसरा हर किसी के जहन में कुछ आइडियाज है, नए आइडियाज है। हर कोई ख्वाब देखता, लेकिन वो ख्वाब को ग्राउंड पे इंप्लीमेंटेशन करके हम वेल्थ कैसा जनरेट करेंगे, प्रैक्टिकली हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, अब स्टार्टअप मीन्स हाउ टू गो आइडिया फ्रॉम बिजनेस। हम हमारी जो आइडियाज है उसको इंप्लीमेंटेशन करके उससे हम बिजनेस कैसा जनरेट करें और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन कैसा करें। अब स्टार्टअप मीन्स 2 सब्जेक्ट रहता। पहला जो है 0 to 1। व्हाट इज 0 to 1? जो पहले नहीं था, कोई बिजनेस आइडिया एग्जिस्टिंग नहीं था। व्हाट्सएप के पहले व्हाट्सएप नहीं था, ओला उबर के पहले वो नहीं था। न्यू क्रिएशन, न्यू R&D is called 0 to 1, vertical growth, and another one is 1 to n. 1 to n means जो बिजनेस एग्जिस्टिंग है, प्रेजेंट है, उसमें कुछ चेंजेस करके हम कर सकते हैं। तो स्टार्टअप जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक 0 to 1, इसमें न्यू आइडियाज, न्यू इम्प्लीमेंटेशन ये होता है। और 1 to n में आप एग्जिस्टिंग बिजनेस में कुछ चेंजेस करके उसमें बदलाव लाके आप करना चाहते हैं। अभी कितने लोग हैं यहाँ जो नया स्टार्टअप करना चाह रहे हैं? प्लीज रेज योर हैंड। और एग्जिस्टिंग आई थिंक सब बिजनेस वाले हैं। तो आज के सब्जेक्ट में जो आपके बिजनेस चल रहे हैं उसमें स्केल अप का भी कुछ सब्जेक्ट में ऐड करूंगा और स्टार्टअप का भी अपन आज ऐड करेंगे। तो फर्स्ट जो है स्टार्टअप, हमारे जहन में जब आइडिया आती है कि हम XYZ प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, तो ये प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आपको मीन्स हिंदी में बोलेंगे थोड़ा आत्मचिंतन, सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए। आपका जो प्रोडक्ट है उसको ये 5 पॉइंट जो बता रहा हूं मैं, इसमें आपको उसको चेक करना है। फर्स्ट इज सेलेबल आइडिया वर्सेस पैशनेट आइडिया। आप जो भी नया स्टार्टअप के लिए आइडिया सोच रहे हैं तो आई विल सजेस्ट सेलेबल आइडिया। फॉर एग्जांपल, आइसक्रीम इंडस्ट्रीज है हमारी, हमने बहुत सारे आइसक्रीम प्लांट दिए। इसका एक एग्जांपल है, मान लो अगर मुझे डार्क चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है तो जरूरी नहीं है सारे क्लाइंट, मेरे जो टारगेटेड कस्टमर है उनको डार्क चॉकलेट आइसक्रीम पसंद होगी। तो मेरा पैशन क्या मायने रखता, ये इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस ये है कि आपका आइडिया सेलेबल है कि नहीं है, आपका जो टारगेटेड कस्टमर है उसको ये आइडिया क्या बेनिफिट दे रहा। तो हम पहला जाएंगे सेलेबल आइडिया पे। दूसरा है इन्वेंटिव आइडिया वर्सेस प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया। बहुत सारे इन्वेंशन हुए, लेकिन ऐसे इन्वेंशन है स्टार्टअप ऑलरेडी, आप मायूस नहीं होना, 100 स्टार्टअप में से 95 स्टार्टअप फेल होते हैं। उसका जो रीजन है वो रीजन हम तलाश कर रहे हैं आज, और उसका सॉल्यूशन हम चेक कर रहे हैं। तो इनोवेटिव बहुत सारे इन्वेंशन हुए, लेकिन क्या वो इन्वेंशन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? 100 स्टार्टअप में से 95 स्टार्टअप जो फेल होते हैं उसका रीजन ये है कि उनका जो इन्वेंशन है वो लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, और वही सक्सेस होते हैं जो लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोगों को पैसा देने का प्रॉब्लम था तो पेपाल ने
फोन पे गूगल पे ने वो सॉल्व किया, टैक्सी नहीं मिल रही थी तो ओला उबर ने सॉल्व किया। तो आप जब भी नया बिजनेस स्टार्टअप का सोच रहे हैं तो आपका जो जहन में आइडिया है वो आइडिया को आप इसमें चेक कीजिए कि आपका जो आइडिया है प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया है या सिर्फ इनोवेटिव है। इनोवेशन पे हम देखें हमारे यंगस्टर हो बहुत एनर्जी बहुत टाइम हर चीज उस पर लगाकर पूरा लाइफ का बहुत सारा स्पैन हम उस पर खर्च करते हैं, लेकिन हम उसको चेक करना चाहिए क्या ये इनोवेशन जो है ये यूजफुल है या नहीं है, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद थर्ड आइडिया है स्मॉल मार्केट विद बिग मार्केट। एपीजे कलाम साहब का एक सेंटेंस है, स्मॉल थिंग इज क्राइम। छोटी सोच एक जुर्म है, तो हमको स्मॉल कभी भी छोटी सोचनी चाहिए और छोटे मार्केट पे कंसंट्रेशन नहीं करना चाहिए। अगर हमारा आइडिया जो है चंद लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करता तो वो ज्यादा स्केलेबल नहीं हो पाएगा। हमारा जो स्टार्टअप का आइडिया है, आप जो स्टार्टअप का आइडिया सोच रहे हैं वो आइडिया मैक्सिमम पॉपुलेशन को टारगेट करना चाहिए, मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। अगर हम स्मॉल मार्केट को टारगेट करेंगे हम चंद दिन हमारा बिजनेस चला पाएंगे और कम लोगों तक पहुंच पाएंगे। तो आपका जो आइडिया है आपके जहन में जो भी न्यू बिजनेस स्टार्ट करने का वो बिग मार्केट को टारगेट करना चाहिए। नेक्स्ट है उसके बाद वन आइडिया वर्सेस मल्टीपल आइडिया। बहुत सारे एज अ बिजनेस कंसल्टेंट मेरे पास जो क्लाइंट आते तो मल्टीपल आइडियाज लेके आते, बहुत जज्बात में होते, ये करना ये करना ये करना ये करना ये करना। मल्टीपल आइडियाज सक्सेस नहीं होते। आपके पास फॉर एग्जांपल 10 आइडिया है, 9 आइडियाज को आप लॉकर में रखो, एक आइडिया पे काम करो, एक गोल जहन में रखो, एक टारगेट का काम करो, क्योंकि सबके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड सोर्सेस है, लिमिटेड सोर्सेस में हमको ग्रो करना है, इसलिए एक आइडिया पे फुल फ्लेज काम करो। जब वो आइडिया सक्सेस होके ऑटो मोड में आपका बिजनेस आ जाएगा फिर आप दूसरा मल्टीपल आइडिया। तो वन आइडिया इज इंपॉर्टेंट। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है सोल फाउंडर और को फाउंडर। एक बंदा जो है बिजनेस मीन्स कम्युनिटी रिलेटेड वर्क। व्हाट इज बिजनेस? कोई अकेला सिर्फ बिजनेस कर सकता? नहीं कर सकता, पूरे कम्युनिटी से रिलेटेड बिजनेस है। तो फॉर माय एक्सपीरियंस आप जो भी कंपनी स्टार्ट करेंगे को फाउंडर चाहिए, और जितने बड़ी कंपनीज है सबके को फाउंडर है। माइक्रोसॉफ्ट का को फाउंडर है, आईफोन की को फाउंडर्स है। और फॉर एग्जांपल वन नारायण मूर्ति साहब जो है इन्फोसिस का, उनका एक ये था राइटअप था, उसमें उन्होंने बताया था उनको मोटिवेशन कहां से मिला। उन्होंने कहा कि बचपन में मुझे मेरे डैड इंग्लिश म्यूजिक सुनने के लिए ले जाते थे, जो सब एक इशारे पे 10 लोग पियानो बजाते या 10 लोग वो करते ना, वो म्यूजिक जो होता है। तो उससे उन्होंने क्या सीख लिया, हर बंदा पियानो में या गिटार में एक्सपर्ट होता है, और जब ऐसे 10 एक्सपर्ट्स मिलके एक के इशारे पे काम करते तो उससे स्वर्ग निकलता, उससे जन्नत मिलती। आप सोचिए पर्टिकुलर कोई एक सेक्टर है, उसके अंदर 10 टैलेंट है, और वो जब एक अमीर के अंडर में करते, जो अमीर का कंसेप्ट है हमारे पास में, मशवरे का जो कंसेप्ट है, तो उसमें से जन्नत निकलती। तो 10 फाउंडर क्या होता, प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो कोई भी बंदा जब बिजनेस करता है, स्टार्टअप आइडिया लेता ना, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में जाता। प्रैक्टिकली हम लोग जब देख रहे हैं, हमारे पास आते भाई मेरा बिजनेस इतना होके बंद हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सारे प्रॉब्लम्स आते, तो उसको जो सॉल्व करते हैं हम, तो हमारे समझ में नहीं आता कि मैं सब कुछ करना चाहूंगा। तो ऐसा नहीं होता, मैं का घर खाली है। बिजनेस मीन्स कम्युनिटी को लेके करना है, को शेयर होना चाहिए। कोई भी एक बंदा एक लिमिट तक जा सकता, लेकिन 10 बंदे मिलके करेंगे, को फाउंडर्स रहेंगे, डायरेक्टर्स रहेंगे, और वो एक दूसरे से जब पॉजिटिव डिस्कशन करते तो अपनी गलती अपने को नहीं समझ में आती, अपने दूसरे को फाउंडर को समझ में आती, फिर सबका मिलके जो डिसीजन होता वो बहुत पॉजिटिव डिसीजन होता, टीम वर्क होता। तो आप जो भी बड़ी कंपनी स्टार्ट करना चाहेंगे तो उसमें आपको चाहिए कि आप को फाउंडर ले, 1 ले, 2 ले, 10 ले, 11 ले। 2 केस स्टडीज है, एक रांजनगांव में सुरुचि डेयरी करके, काळे साहब एमडी है उसके,
मैंने देखा मेरे बिजनेस के लाइफ में उन्होंने लगभग मेरे ख्याल से 22 साल पहले स्टार्ट किया था, 22 से 25 साल पहले 11 को फाउंडर्स थे, सिर्फ 1-1 लाख रुपए डाला था और इतना अंडरस्टैंडिंग से आज उनका डेयरी इतना सक्सेस चल रहा, क्या 20,000 लीटर कंडेंस मिल्क कैडबरी को देते डेली और बहुत अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो जो 5th पॉइंट है सोल फाउंडर वर्सेस को फाउंडर, तो आपको को फाउंडर के सिस्टम में जाना चाहिए। नेक्स्ट, बिजनेस आइडिया ज़हन में होना एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसको ग्राउंड पे इंप्लीमेंटेशन करना ये एक अलग चीज है। ख्वाब देखना एक चीज है, ख्वाब को ग्राउंड पे इंप्लीमेंटेशन करना ये दूसरी चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। और इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे जैसा मैंने बताया स्टार्टअप फेल होते, लेकिन ऐसा नहीं कि सब फेल होते। सक्सेस होने के लिए क्या चाहिए, आज आपको मैं सक्सेस की दूंगा। आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है या आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, आप अगर ये आगे जो लॉस में बताने जा रहा हूं, ये लॉस पे अगर आपने प्रैक्टिकली अमल किया तो इंशाल्लाह आप बिजनेस में फेल नहीं हो सकते। अभी स्टार्टअप मींस कंफ्यूजन होता है, पहले आइडिया है, विजन है, प्लानिंग है, कंपटीशन है, मार्केटिंग है, मींस आदमी का दिमाग गोल गोल घूमता, क्या करूं, ये करूं, ये करूं, पहले इस पे जाओ, पहले इस पे जाओ, तो इसमें कंफ्यूजन होता है। अब इसमें से फर्स्ट लॉ जो है हाउ टू सिलेक्ट द बिजनेस, आप अभी स्टार्टअप के 5 जो मैंने आपको उसूल बताया उसको चेक कर चुके हैं। हाउ टू सिलेक्ट द बिजनेस, फर्स्ट जो पॉइंट है, आप जो बिजनेस सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट, आप जो भी सेक्टर में जाना चाहते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, फूड सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, आपका इंटरेस्ट उसमें रहना बहुत जरूरी है। आपका अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है, कॉमनली ये देखा जाता हमारे कम्युनिटी में या अदर कम्युनिटी में भी, हम कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, देखा देखी बिजनेस करना चाहते हैं। उसने होटल लगाया, मैं होटल लगाऊंगा, उसने कुछ वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट लगाया, मैं वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट लगाऊंगा। और फिर दूसरा ट्रेडिशन है हमारे पास, मेरे अंकल ने बोला करके बिजनेस कर रहा, मेरे डैड ने बोला करके कर रहा, मेरे जीजा ने बोला करके कर रहा। ये कंसेप्ट जो है ना, इसमें बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। इसका रीजन क्या है, जो बच्चों को या जो बिजनेस वालों को अगर उसमें इंटरेस्टेड है, फॉर एग्जांपल जो आईटी में इंटरेस्ट है उसको आईटी अगर मिला तो वो उसको एंजॉय करके करेंगे। अगर आप उसको एग्री में कन्वर्ट करेंगे तो उसको वो बिजनेस करने में मजा नहीं आएगा। तो आपने जो भी सेक्टर सिलेक्ट किया उसमें आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो है, हर चीज की लाइफ रहती, एक ग्रोथ पीरियड होता, एक सस्टेनेबिलिटी रहती और एक डिक्लाइन होता। हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग जो बिजनेस डिक्लाइन पे जा रहे हैं उसमें एंट्री करते, फिर 2 साल उसमें वर्क करते हैं, फिर उसमें कुछ सक्सेस नहीं मिलता, फिर वो छोड़ते, फिर दूसरे में जाते, वो छोड़ते, फिर तीसरे में जाते। तो आपने आपके एज के हिसाब से ऐसा बिजनेस सिलेक्ट करना चाहिए जो कम से कम 25 to 50 इयर्स एग्जिस्टिंग करेगा, ग्रोथ होगा जिसमें। थर्ड पॉइंट है, हर किसी को कुछ ना कुछ गॉड ने स्किल दिया है। किसी को मार्केटिंग का स्किल है, किसी को एग्रीकल्चर का है, किसी को मैन्युफैक्चरिंग का है, XYZ जिसको जो स्किल है, हमने हमारा स्किल, हम जो बिजनेस सोच रहे हैं उसमें क्या उसका यूज हो रहा, क्या उसका इस्तेमाल हो रहा, ये हमने चेक करना चाहिए। तो बिजनेस सिलेक्ट करने के अंदर ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी जो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर, ये स्लाइड के बाद तो मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। समझ गया सबको? कोई कमेंट करना चाहता है इस पे? अमित भाई, बिजनेसमैन ट्रेडिंग करता है, एंटरप्रेन्योर जो है रॉ मटेरियल को लेके प्रोसेस करके फिर उसको एक एंड प्रोडक्ट बना के क्या डिफरेंस आता है उसमें? मींस हम अगर प्रोसेस करते हैं कोई भी चीज को, हम इधर एग्जांपल ले रहे फूड इंडस्ट्रीज का,
लेकिन आज ऑडियंस में ज्यादातर लोग फूड इंडस्ट्रीज से नहीं है, फिर भी कोई बहुत सारे मेरे को जो कॉल्स हुए और जो डिस्कस हुआ फूड इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट होना चाहते हैं। तो आज का सब्जेक्ट मेरा फूड इंडस्ट्रीज का नहीं है, फूड प्रोसेसिंग पे एक अलग से लेक्चर है, लेकिन उसके 2-3 मैं आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन करके आगे बढ़ूं। फूड इंडस्ट्रीज जो सेक्टर है ना, लार्जेस्ट सेक्टर है फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और कोई भी इंडस्ट्रीज को सक्सेस होने के लिए 5 कंटेंट जरूरी है। सबसे पहला है मार्केट। 130 करोड़ का मार्केट, 130 करोड़ हमारा पॉपुलेशन है, और हम एक्सपोर्ट करते गल्फ कंट्रीज, सार्क कंट्रीज, सब यूरोपियन कंट्रीज। अगर इसका कैलकुलेशन किया जाए तो दुनिया का 1/3 मार्केट फूड इंडस्ट्रीज के लिए है। तो सबसे पहला बहुत लार्ज मार्केट है हमारे पास फूड इंडस्ट्रीज के लिए। सेकेंड, रॉ मटेरियल सस्ता, लोएस्ट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। हमारे पास एग्री प्रोडक्ट इतना ज्यादा है, गायकवाड़ साहब आए अभी, वो नेक्स्ट इस पे आपको जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज है उस पे बात करेंगे। सबसे सस्ता रॉ मटेरियल हमारे पास क्या है? एग्री प्रोडक्ट। आज भी हमारे पास 25 रुपीज पर लीटर दूध है, और 25 रुपीज पर केजी वीट है। इससे सस्ता रॉ मटेरियल वर्ल्ड में किधर नहीं है। और वेरियस टाइप का रॉ मटेरियल है हमारे पास। इंडिया में वेरियस टाइप क्लाइमेट कंडीशन है, हमारे पास डेजर्ट भी है, हमारे पास स्नोफॉल भी है, हमारे पास केरला भी जैसे स्पाइसेस आते हैं। तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है। तो पहला मार्केट बड़ा है, सेकंड आपका रॉ मटेरियल सस्ता है, थर्ड लेबर सस्ता है। 2 चीजें हमारे पास नहीं है फूड इंडस्ट्रीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इस पे अलग से लेक्चर है, लेकिन हम इस पे बाद में वेबिनार्स के जरिए और प्रोग्राम के जरिए बात करेंगे। अब ये 2 चीजें हैं, तो इसमें आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अगर एक्सेप्ट करते तो आप फूड इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और एक चीज है गवर्नमेंट सब्सिडीज, गवर्नमेंट सपोर्ट, बहुत बड़ा सपोर्ट है फूड इंडस्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट का। नेक्स्ट स्पीकर जो है हमारे गायकवाड़ साहब, उसको आपको एक्सप्लेन करेंगे। 50% की सब्सिडी है, और उसको लेने के तरीके भी है। उसको अगर तरीके से आप जाएंगे, प्रोसेस से जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। सब्सिडी मिलती, बहुत लोगों को कहने में नहीं मिलती, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को मिली। तो खैर अभी अपन उसको डाइवर्ट करके नेक्स्ट पे जाते हैं। ये 7 पॉइंट प्रोग्राम है नया बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए। फाइनेंशियल प्लानिंग, शॉर्ट एनालिसिस, मार्केटिंग प्लान, ये सारे प्लान को आप माइंड में और पेपर पे और आपके कंप्यूटर में रख के आप आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने समझा आपको, हाउ टू सिलेक्ट द बिजनेस, इसके 3 पॉइंट थे। उसके बाद प्लानिंग, माइक्रो प्लानिंग, ये सारे सब्जेक्ट है। नेक्स्ट ये सेकंड पॉइंट है, सेल्फ असेसमेंट। बहुत सारे हमने देखे बिजनेस में जो गल्फ से आते या जिसके मॉम डैड सर्विस सेक्टर से वो बिजनेस करने में आए, तो इसमें फैमिली सपोर्ट और कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट है इन डेप्थ नॉलेज ऑफ बिजनेस। यूट्यूब देखकर, किसी पड़ोसी का बिजनेस देखकर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बनता। उसके लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। जैसा एक मुहावरा है, बाल की खाल निकालना। आप जब तक जो भी बिजनेस में एंटर करना चाहते, जो भी स्टार्टअप करना चाहते, उसका इन डेप्थ नॉलेज अगर आप नहीं लेंगे तो आप बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और इन डेप्थ नॉलेज लेने के बाद भी अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ पीरियड वो सेक्टर में जॉब करो, तो आपकी इनिशियल जो लॉस होते बिजनेस में नया स्टार्टअप करने के बाद, वो लॉसेस आपके कम हो जाएंगे। प्लानिंग एंड माइक्रो प्लानिंग, हम लोगों में एक हैबिट है, हम कभी प्लानिंग नहीं करते बिजनेस का। माइक्रो प्लानिंग तो दूर की बात है, लेकिन हम लोग जब कंसल्टेंसी करते बिजनेस का, हमने देखा, हमने आईटीसी के लिए काम किया था। आईटीसी को डेयरी इंडस्ट्रीज लाना है महाराष्ट्र में, तो हमको जो उन्होंने फॉर्मेट दिया था उसमें इतना माइक्रो प्लानिंग था। फॉर एग्जांपल, पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, उसके कौन से तालुके में, वहां कौन से ब्रीड का गाय है, वो फार्मर उसको क्या फीड देता, वहां दूध कलेक्शन के कितने प्लेयर है, रोड की कनेक्टिविटी कैसी है, इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्टिविटी कैसी है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या है, दूध की क्वालिटी क्या है, सारी माइक्रो प्लानिंग करके कोई भी बड़ी इंडस्ट्रीज आती है। और आप भी जब स्टार्टअप करेंगे, अगर उसका प्लानिंग और माइक्रो प्लानिंग आपका प्रॉपर है तो आपका स्टार्टअप फेल नहीं होगा। नेक्स्ट, लोकेशन।
लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग लोकेशन का ये नहीं करते। अभी मेरा पुणे में जब से ऑफिस चालू हुआ या मेरे पुणे से ज्यादा कांटेक्ट जब बढ़े तो मैंने देखा कि पुणे के बहुत सारे लोग पुणे के करीब में इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, जबकि वो ये नहीं चेक किए कि पुणे जो है बी जोन में आता और यहाँ सब्सिडी कम है, जीएसटी की भी सब्सिडी कम है और बाकी इंडस्ट्रीज की भी सब्सिडी कम है। अगर हम पुणे से रिलेटेड सोलापुर डिस्ट्रिक्ट या अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट जाएंगे तो वहाँ 50% सब्सिडी है। पुणे में वो फैसिलिटीज नहीं है क्योंकि इकोनॉमिकल पुणे का लेवल हाई है, तो लोकेशन में वो भी एक ध्यान रखना चाहिए। सेकंड, मान लो आप आइस फैक्ट्री डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है नहीं है, वाटर की क्वालिटी क्या है, ये सब चेक करके आप लोकेशन का डिसीजन लीजिए। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉ मटेरियल और अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर का अगर कॉम्बिनेशन आपका नहीं बैठता तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट हाई जाएगा, आप कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। पेइंग कैपेसिटी, पॉपुलेशन एंड पेइंग कैपेसिटी ऑफ योर टारगेटेड कस्टमर, ये पॉइंट में ये एक्सप्लेन करना चाहता। आप जब भी स्टार्टअप का सोच रहे, आपका प्रोडक्ट के बारे में आपने डिसाइड कर लिया, अभी अपन प्रोडक्ट डिसाइड की तरफ आ गए, तो आपको ये प्लानिंग करना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं वो सिर्फ पुणे डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, उतना ही टारगेट करना चाह रहे हैं, या महाराष्ट्र का पूरा टारगेट करना चाह रहे हैं, या ऑल इंडिया लेवल पे करना चाह रहे हैं, या एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, वो हिसाब से आपका प्लानिंग होना चाहिए। और आपका जो कस्टमर है, ये प्रेजेंटेशन के बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं मार्केटिंग का। मार्केटिंग इज द इजीएस्ट थिंग ऑफ बिजनेस। मार्केटिंग करना बहुत आसान है बिजनेस में, मार्केटिंग से आप बिल्कुल डरिए मत। आप अगर ये टारगेट रख के करेंगे कि आपका जो पॉपुलेशन, पुणे का पॉपुलेशन है, महाराष्ट्र का है, और उसका कैपेसिटी क्या है कस्टमर का। फॉर एग्जांपल, आप जैम जेली का कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं और आपका लोअर क्लास कस्टमर है या मिडिल क्लास है, तो आप उसका 50 ग्राम या 100 ग्राम का पाउच बनाएंगे। और आप अगर कोई बड़ा प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, जैसा अभी गिर गाय का घी का आया 2500 रुपए केजी, तो आपका वो हाई क्लास कस्टमर है, आप उसका 1 केजी का जार बनाएंगे। तो आप आपका जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं ना, तो आपका कस्टमर का जो टारगेटेड कस्टमर है उसकी पेइंग कैपेसिटी, वो कितना खर्च कर सकता। फॉर एग्जांपल, अभी 1-2 चीजें आई थी, अभी सबको बॉयलर चिकन का ट्रेंड है मार्केट में, नॉनवेज में, तो कड़कनाथ आया, तो बॉयलर चिकन का 200 रुपए एवरेज चल रहा और कड़कनाथ डायरेक्ट 800 रुपए पे आया, तो वो कस्टमर ले सकता क्या? नहीं ले सकता, इसलिए वो इंडस्ट्रीज फेल हो गई। अगर उसके जगह 200 की जगह भाई 250-300 तक है, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए, तो कस्टमर जब जाएगा खरीदने के लिए तो वो देखेगा कि भाई ये 200 का, भाई चलो ये अलग चीजें कुछ है और ओरिजिनल चीजें तो मैं 250 में खरीदूं, लेकिन 800 में रहेगा तो कस्टमर खरीदेगा क्या? तो आप जब जो आपका प्रोडक्ट जब लॉन्च कर रहे हैं तो कस्टमर के माइंड से सोचिए। उसके बाद मार्केट सर्वे, हम लोग सर्वे नहीं करते। मार्केट सर्वे से सबसे पहले पता चलता है डिमांड और सप्लाई। प्राइस वॉर जो है सारा डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइस बढ़ेगा। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, प्राइस घटेगा। तो सबसे पहली बात मार्केट सर्वे, आप आपका जब प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे आप उसका मार्केट सर्वे करेंगे, तब भी तो आपको मार्केट सर्वे में सबसे पहले पता चलेगा डिमांड एंड सप्लाई क्या है। नेक्स्ट पता चलेगा वो प्रोडक्ट का कंपटीशन कितना है मार्केट में, उसका पैकेजिंग कैसा है, उसका प्राइस वॉर क्या है, उसका डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क क्या है। मार्केट सर्वे के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग रहा उसका कैपेसिटी हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो मार्केट सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें मार्केट सर्वे के बाद आपके जहन में आएंगी कि आपको ये टाइप का प्रोडक्ट बनाना है, प्राइस वॉर क्या चल रहा। फॉर एग्जांपल, अभी हमारा अहमदनगर को डेयरी बाय प्रोडक्ट का बहुत सारा ओडीपी स्कीम में दिया है, तो बहुत सारे डेयरी बाय प्रोडक्ट के प्लांट आ रहे हैं। अभी वहां हमने देखा कि भाई पनीर है, तो पनीर जो है 150 रुपए केजी भी बनता, 200 भी बनता, 250 भी बनता, 300 भी बनता। तो मार्केट सर्वे करने के बाद पता चला कि 230 रुपए वाला पनीर ज्यादा होटल वाले खरीदते। तो फिर हमको जब मार्केट सर्वे में ये आइडिया आया, क्या फिर हमको 200 रुपए केजी वाला पनीर बनाना चाहिए। अगर हम 300 वाला बनाएंगे तो क्या होगा,
मार्केटिंग पे डिफिकल्टीज आएंगी, प्राइस वॉर में डिफिकल्टीज आएंगी। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपका जो भी प्रोडक्ट है तो उसका मार्केट सर्वे में आपको ये सारी पता चलेंगी, डिमांड सप्लाई, प्राइस वॉर, पैकेजिंग, डीलर मार्जिन, डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन, ये सारी चीजें उसमें पता चलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट ऑथराइजेशन, लाइसेंसिंग, सब्सिडी। अभी इसके लिए तो 2 स्पीकर है मेरे पास। फूड इंडस्ट्रीज पे गायकवाड़ साहब बोलेंगे, और स्टार्टअप का जो एक अच्छी स्कीम है जिसमें आप अगर स्टार्टअप का आपकी कंपनी को सर्टिफिकेट मिलता है तो आपका 5 साल तक इनकम टैक्स, जीएसटी का बहुत बड़ा बेनिफिट है, वो सब्सिडी है, उसके लिए भी स्पीकर है। टैक्स बेनिफिट का जो है इसको भी हम एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट, थोड़ा फास्ट जा रहा हूं मैं, बात समझ में आ रही है थोड़ा, और थोड़ा प्रैक्टिकली थोड़ा हिंदी में बोलना चाह रहा हूँ। Moving by 5 minutes are left, so audience interaction is also there. अभी तो आधा भी नहीं हुआ। Other speakers are also there. अभी इसके बाद जब हम प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं, हमको ये इंडस्ट्रीज में जाना है, सब उसके बाद सबसे पहला सवाल आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। मैक्सिमम ये देखने में आया कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम लोग बनाते सिर्फ बैंक लोन लेने के लिए, और उसको बनाते हम जुगाड़ करके, कैलकुलेशन, सीए साहब भी बैठे हमारे, सिर्फ कैलकुलेशन करते। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी मेड ऑन ग्राउंड रियलिटी बेसिस। अगर मैं मेरा बिजनेस कर रहा हूं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता 5 साल के लिए, और वो बिजनेस का मेरे कुछ कैलकुलेशन नहीं मालूम है, कितने का रॉ मटेरियल आएगा, लेबर कितना लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम होगा, प्रॉफिट कितना जनरेट होगा, सीए ने बनाया, सीए का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंक वाला पढ़ सकता। अगर हमको नहीं समझ रहा, हम सिर्फ लोन लेने के लिए बना रहे, तो ये आपकी गलती। प्रोजेक्ट रिपोर्ट 5 साल का हमारे लिए, हर किसी के बिजनेस में 5 साल पहले, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट होने के बाद पहले 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते। मैक्सिमम ये देखने में जो आता है कि लोग 4 साल 5 साल बिजनेस करने के बाद बंद कर देते, या बीच में बिजनेस रुक जाता कुछ प्रॉब्लम से, या फिर डाइवर्शन हो जाता। उसका रीजन है कि वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट ग्राउंड रियलिटी बेसिस पे नहीं बनाते। अगर ग्राउंड रियलिटी बेसिस पे प्रोजेक्ट है तो हमको पता होना चाहिए कि हमारे बिजनेस का फाइनेंस मैनेजमेंट कैसा है, कौन से स्टेज पे कितना पैसा लगने वाला है, तो हम पहले ही उसको प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद आरओआई पता चलना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कोई भी प्रोजेक्ट तब वायबल माना जाता तब आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, वो 3 to 5 इयर्स में आपका रिटर्न होना चाहिए। ये कब पता चलेगा? और हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस का जो नो हाउ है, हमारे बिजनेस का जो फाइनेंस है, जैसा मैंने बताया मार्केटिंग सब में इजी है, बिजनेस में सबसे टफ जो है फाइनेंस मैनेजमेंट। जिसने बिजनेस में फाइनेंस मैनेजमेंट अच्छे से मैनेज कर लिया वही बंदा सक्सेस होता। फाइनेंस में गड़बड़ हो गई तो आप प्रॉब्लम में आएंगे। इसलिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट ग्राउंड रियलिटी बेसिस पे बनाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं दूध का बिजनेस कर रहा हूँ, डेयरी बाय प्रोडक्ट का कर रहा हूँ, तो मेरे को दूध कितने में आ रहा, क्या क्वालिटी का आ रहा, उसमें से कितने लीटर में कितना पनीर बन रहा, कितना खोआ बन रहा, कितना घी बन रहा। अगर ये कैलकुलेशन मुझे, मैं बिजनेस मेरा कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, तो आप कैसे सक्सेस हो सकते? नहीं हो सकते। आरओआई कैसा है ये पता होना चाहिए कि हम कितने दिन में हमारा जो इन्वेस्टमेंट करेला है वो कैसा रिटर्न होता। ब्रेक इवन एनालिसिस। मैक्सिमम जो मेरे क्लाइंट है जिसके बीच में बिजनेस रुक गए या स्टार्ट होके प्रॉब्लमेटिक आ गए, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उनको ब्रेक इवन एनालिसिस नहीं समझ में आया। व्हाट इज द ब्रेक इवन एनालिसिस? मान लो मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूं जिसकी कॉस्ट 10,000 रुपीज है और मेरे इंडस्ट्रीज में फॉर एक महीने में 10 प्रोडक्ट बन रहे और उसमें मेरे को 10,000 रुपए प्रॉफिट होगा, तो मेरा 1 लाख रुपया महीने का मेरा कमाई होगा। तो वो 1 लाख रुपया जो है वो मेरा है क्या? सब वो मेरा नहीं है। अगर आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट ग्राउंड रियलिटी बेसिस पे है तो आपको इमीडिएट पता चलेगा। आपके माइंड में भी होना चाहिए, आपके पास हार्ड कॉपी भी होना चाहिए, आपके पास सॉफ्ट कॉपी भी होना चाहिए। तो आपको बिजनेस में तुरंत पता चलेगा कि मेरा जो एक्सपेंसेस है, मेरे फैक्ट्री का जो एक्सपेंसेस है पर मंथ का, वो 80,000 है तो मैं 20,000 प्रॉफिट में, वो 1 लाख रुपीज है तो ब्रेक इवन एनालिसिस हो गया मेरा, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। या कि कोई लोगों का 1,20,000 एक्सपेंसेस है
तो आपको तुरंत पता चलेगा यार मैं तो पर मंथ 20,000 लॉस कर रहा हूं। हम लोग जब बिजनेस रन करते ना तो ये अकाउंटेबिलिटी नहीं चेक करते। इसके वजह से बहुत टर्नओवर हो गया, 3 साल बिजनेस चला, लास्ट में टोटल मेरे क्या है प्रॉफिट नहीं समझ में आया, अरे लॉस में चला गया, अरे ऐसा हो गया, फिर हमारे बैंक का ईमेल नहीं जा रहा। ये प्रॉब्लम नहीं आना, इसलिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट ग्राउंड रियलिटी बेसिस पे बनने चाहिए। जब ब्रेक इवन एनालिसिस आपको समझ में आएगा, आपके पास आपका सारा डाटा मौजूद है फाइनेंस का, तो आपको इमीडिएट ध्यान में आएगा कि अपने को 10 प्रोडक्ट महीने में नहीं बनाना चाहिए, हमको ये प्रोडक्ट 15 बनाना चाहिए। जब हम 1.5 लाख कमाएंगे और 50,000 प्रॉफिट में आएंगे, तो ये ब्रेक इवन एनालिसिस है। अभी आप कोई लोन ले रहा, कोई कैश में बिजनेस कर रहा, कोई डैड से पैसे लिया, किसने अंकल से लिया, तो रिफंड प्लान जो है ये भी कब पता चलेगा आपको कितना इनकम हो रहा। आपको जब आपके बिजनेस का पता चलेगा कि मैं इतना प्रोडक्शन करूंगा, मेरा इतना इनकम होगा, तभी आप रिफंड प्लान बना पाओगे ना, नहीं तो रिफंड प्लान नहीं बना पा सकते। फिर वहां झगड़ा चालू होता, पैसा टाइम पे नहीं गया, ये नहीं गया, ये नहीं गया। इसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हुआ कैलकुलेशन ऑफ सीजन और रिसेशन। मैक्सिमम लोगों का देखने में आया कि सीजन में बहुत पैसा कमा दी और सडनली बिजनेस में से वो पैसा काट के किसने शादी में एक्सपेंसेस किया, किसने प्लॉट ले लिया, किसने कुछ किया एक्सपेंसेस, फिर बिजनेस में प्रॉब्लम चालू हो जाती। लेबर का पेमेंट देने के लिए पैसा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं है, फिर बिजनेस में लॉस आना चालू हो जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये भी नहीं करना चाहिए। बिजनेस में से सडनली आप फंड नहीं निकाल सकते। आपका जो सीजन का कमाई है वो ऑफ सीजन के लिए आप संभाल के रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी हम भिवंडी में गए, जब कोविड आया तो कपड़ा इंडस्ट्रीज थी, वहां हमने सर्वे किया तो ये पता चला कि हमने 30 लोगों से बात की, 30 लोगों में सिर्फ एक बंदा था जिसने सीजन का पैसा कमा के रखा था और जो कोविड के वजह से जिसका कपड़ा जिसने लॉस में नहीं बेचा। 29 ऐसे लोग थे क्या साहूकार के पास गए, भाई लेबर का पेमेंट देने के लिए नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भरने के लिए 10 लाख का माल 9.5 लाख में बेचे। तो ये नहीं करना चाहिए। आपका जो रोटेशन मनी है बिजनेस का, उसको आप साइड में नहीं काटना चाहिए। रिस्क फैक्टर, अलग अलग रिस्क फैक्टर लेते हैं इंडस्ट्रीज में। आपका फायर का कुछ होता, दूसरा कुछ रहता, तो ये रिस्क फैक्टर पे भी आप करना चाहिए। टाइम का मैं थोड़ा पास रहता हूँ। प्रोडक्शन, अब जब आप प्रोडक्शन में आ गए तो जब प्रोडक्शन का जो प्लानिंग करेंगे तो आपका मिनिमम लेबर में, मिनिमम वेजेस में, मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी में आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने का प्लानिंग चाहिए। तब आप कॉम्पिटिटर को बीट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। रॉ मटेरियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, वरना रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, लेबर बैठ के रह रहा, बैठ के पगार देना है, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ कम से कम टाइम पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट क्या बना सकते हैं। यहाँ अभी इंडिया में एक बड़ा प्रॉब्लम है। मैं चाइना बहुत मरतबा गया हूँ, मेरा प्रोडक्ट भी आता चाइना से। चाइना में सबसे ज्यादा अपन जो बोलते हैं ना प्रोडक्ट सस्ता आ रहा, उसका रीजन बताता हूँ मैं हम लोग एक कंपनी से इंपोर्ट करते हैं वीसी कूलर और फ्रीजर्स। वो कंपनी में जब मैं गया विजिट करने के लिए तो उनका एक एक्सपोर्ट मैनेजर था यूरी वॉन्ग और उसकी एक असिस्टेंट थी। सारे कंपनी का एक्सपोर्ट का काम सिर्फ 2 बंदे संभाल रहे थे। अब आप इमेजिन करिए इंडिया में अगर कोई कंपनी 2 लाख एसी बनाती और उसका एक्सपोर्ट मैनेजर है, उसके हाथ के नीचे कितने लोग लगेंगे, उनकी पगार कितनी होगी, कितना एटीट्यूड मारेगा वो। मैंने देखा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो गया पानी लाया मेरे को एक दिया, कॉफी लाया मेरे को एक दिया, वहां कोई एटीट्यूड नहीं था। तो ये टाइम और लेबर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपडेट ऑफ टूल्स एंड मशीनरी, नवी टेक्नोलॉजी जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नोकिया ने एंड्रॉइड नहीं लाया, पूरी कंपनी अच्छा हैंडसेट था, खराब हो गई। तो आपके प्रोडक्शन लाइन में नवी से नवी टेक्नोलॉजी आपको लाना पड़ेगी, तब जाके आप अच्छा प्रोडक्ट बना सकेंगे और कॉम्पीट कर सकेंगे। ये बहुत पॉइंट है। अभी ये इसमें थोड़ा कंफ्यूज होता। R&D डिपार्टमेंट शुड हैव विजन टू सी द नीड एंड वांट्स ऑफ योर कस्टमर। यहाँ एक केस स्टडी बताऊंगा आपको मैं। आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपके कस्टमर का दिमाग, आपके कस्टमर का जहन पढ़िए, आप उसको क्या चाहिए। ह्यूमन नेचर में है चेंज, हर किसी को चेंज चाहिए।
इसके लिए ही जो भी मोबाइल का मॉडल आता हर साल चेंज करते हैं, आईफोन 1 2 3 4 5, मोटरसाइकिल का मॉडल चेंज होता, कार्स का मॉडल चेंज होता। यहाँ एक केस स्टडी बताना चाहता हूँ आपको। इंडिया में सारी कार कंपनी आ गई, लेकिन मारुति का शेयर जो है वो 50% से ऊपर है कि नहीं? मारुति का शेयर 50% से ऊपर। इसका रीजन क्या है? इनका जो R&D डिपार्टमेंट है कस्टमर के ऊपर जो इनका वॉच है वो क्या था इनके R&D डिपार्टमेंट ने किया कि भाई इंडिया के अंदर 10 लाख की सेडान कार लेने वाले बहुत सारे लोग हैं। दूसरा इनके जहन में आया, लेकिन इंडियन पब्लिक को ओवर कैपेसिटी इस्तेमाल करने का हैबिट है। 2 टन का गाड़ी लेंगे, 3 टन माल डालेंगे, 5 सीट की कार लेंगे, 6 सीट बिठाएंगे, है ना हैबिट ये। फिर इन्होंने सोचा यार हम 7 सीटर बनाएंगे। अब 7 सीटर जब बनाना है तो XUV 500 और इनोवा थी जो 18 लाख की थी, 20 लाख की थी, तो उन्होंने क्या करा? आया किसको पहुंचे कोई? आर्टिगा 11 लाख रुपए में लॉन्च की। आज 1 साल का 6 महीने का वेटिंग है आर्टिगा। ये स्टाइल से अगर आप आपके कस्टमर पे नजर रख रहे तो आपका प्रोडक्शन, आपके मार्केटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लोग लाइन लगा के, नंबर लगा के, पुणे में भी है, एक टाइम वड़ा पाव भी फेमस हुआ पुणे में, तो लोग लाइन लगा के खाते। तो आपका जो है आपके कस्टमर पे पूरा वॉच रहना चाहिए। नेक्स्ट आया अभी आपका जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो लोगों से बेहतर कैसा हो। आपके कॉम्पिटिटर से आप क्या चीज उसमें ज्यादा ऐड करके दे सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैल्यू ऑफ मनी जो है आपका, जो भी अभी मारुति का अगर एग्जांपल लेंगे हम, तो हम मारुति के कंपैरिजन में जो भी सेडान भी लेने जाए दूसरे कंपनी की, तो इसमें ज्यादा फीचर्स देते हो, तो वैल्यू फॉर मनी आपका प्रोडक्ट चाहिए। टैक्स मैनेजमेंट को ड्रॉप करते हैं। सबसे ज्यादा नया बिजनेस स्टार्टअप करने के बाद लोग डरते मार्केटिंग इजीएस्ट हो गया। आप अगर आपके कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हो, उसके पेइंग की कैपेसिटी के हिसाब से, उसकी जो माइंड कर रहा है आपके प्रोडक्ट को, वो आपके प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट लेना चाहता, ये टारगेट रख के प्रोडक्ट बनाते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। डेमोक्रेटिक मार्केट, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सारी चीजें थोड़ा मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। क्रिएटिंग मार्केट डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ले रहा हूँ मैं। मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड कैसी क्रिएट करना चाहिए, इसका आपने रिसेंट एग्जांपल देखा होगा रामदेव बाबा। कौन बंदा था जिसको एलोवेरा और आंवला जूस पीना चाह रहा था, लेकिन उसने क्या किया, आपके जहन में उसका एड का जो पंच लाइन था उसमें आपके जहन में आया कि मैं आंवला और एलोवेरा जूस पीऊंगा तो मैं बीमार नहीं होऊंगा। या एकदम सिंपल एग्जांपल है, वाटर के इंडस्ट्रीज, डिस्टिलरी, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। आज से 20 साल 25 साल पहले आपने देखा होगा, क्या हमारे में ट्रेंड था कि कोई मेहमान आया तो पहले क्या करते हम, पानी देते। लेकिन ये इंडस्ट्रीज ने लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी कि आप अगर बॉटल का पानी पीएंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। ये अलग चीज है कि इससे बीमारी बढ़ी क्या कम हुई, लेकिन ये हजारों करोड़ की इंडस्ट्रीज बन गई। तो आपका प्रोडक्ट, जो आपका टारगेट कस्टमर है, वो जो यूज कर रहा, उसके जहन में आप जब तक ये बात नहीं डालेंगे कि ये प्रोडक्ट से तेरा क्या फायदा है, ये क्रिएट डिमांड ऑफ योर प्रोडक्ट इन द मार्केट, ये सब्जेक्ट था। MBA का एक पंच लाइन है, आपका कोई भी प्रोडक्ट आप जब मार्केट कॉल में जा रहे तो आप तब तक आपके कस्टमर को ये नहीं समझा पाते कि मेरा प्रोडक्ट लेने से आपका क्या बेनिफिट है, मेरे कॉम्पिटिटर से मेरा प्रोडक्ट लेने से आपको क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है, वाई मैं क्यों आपका प्रोडक्ट लूं। ये आप जिस दिन आपके कस्टमर को समझा पाएंगे, आपका सेल कॉल फिनिश होता है। ये एक सब्जेक्ट है। उसके बाद आया मार्केटिंग विद IT टूल्स। अभी मेरे से बहुत अच्छे एक्सपर्ट हमजा भाई मौजूद है यहाँ, वो बताएंगे। और मैंने हमजा भाई का लेक्चर भी सुना था। फ्री में आपका प्रोडक्ट का मार्केटिंग आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके कैसे कर सकते हो, तो मैं इसको एस्केप करता हूँ।
ब्रांड डिमांड, ब्रांड डेवलपमेंट प्लान। ब्रांड जो भी है ना वो नीचे से आता, आसमान से कोई भी ब्रांड आया नहीं। आप जो भी प्रोडक्ट आपका लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में, तो आप माउथ पब्लिसिटी से आपका ब्रांड डेवलप कर सकते हैं। तो ब्रांड डेवलपमेंट का भी आपके पास प्लानिंग चाहिए। मार्केटिंग चैनल और नेटवर्किंग, ये भी आपका सिस्टमेटिक चाहिए। अट्रैक्टिव पैकेजिंग, दिखता है तो बिकता है। अच्छा प्रेजेंटेशन होना, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अभी एग्रीकल्चर के जितने हमारे प्रोग्राम हुए गायकड़ सबके साथ में, तो मैंने सारे किसानों में जो प्रोग्राम हुए उनको मैं बताया। अभी हमारे पीर भाई का भी बहुत बिजनेस है एग्रीकल्चर से, प्याज वगैरह। तो किसान क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन सही नहीं करते, लॉट में माल बेचते। और वो एग्जांपल दिया, पुणे में कंपनी है ग्रीन टोकरी, आपने सुना रहेगा, सलाड प्रोवाइड करती सिर्फ। जनरल किसान का टोमेटो 20 रुपए किलो जाता है, उनका टोमेटो 100 रुपए किलो जाता है, क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन सही है। एक जर्मन को फाउंडर है, एक इंडियन को फाउंडर है उनका, ग्रीन टोकरी का। आईटी सेक्टर को सिर्फ सलाड प्रोवाइड करते हो, 100 रुपीज टू 100 रुपीज में एक पैकेज देते, लेकिन उनका प्रेजेंटेशन जो है वो बिल्कुल सही है। हमारा जितना एग्री प्रोडक्ट है, हम उसको वॉशिंग ग्रेडिंग करके अच्छे से एक साइज का करके सिस्टमेटिक पैकेजिंग करके अगर हम उसको सेल करते, एग्जांपल बता रहा हूं मैं पैकेजिंग के लिए, तो बेस्ट होता। लेकिन फूड इंडस्ट्रीज में हमारे यहाँ एक थोड़ी सी कमजोरी है, हम लोग शर्ट शूज एसी शोरूम में से खरीदते, और जो खाने की चीज है, जो खाने का है, हम वो रास्ते पे से खरीदते कि नहीं खरीदते। और उसने बोला 20 रुपए किलो टमाटे, तो आप बोलते 10 रुपए से दे। मैं 10-12 कंट्रीज घुमा हूं, लेकिन कहीं नहीं देखा मैंने रोड पे खाने की आइटम मिलता और बिना पैकेजिंग का धूल मट्टी में मिलता। तो हमको भी हमारी आदत बदलनी चाहिए। नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर क्या है आपका, आपके बिजनेस का, उसको एनालिसिस करो, इंश्योरेंस करो, अच्छी तरीके से पैकिंग करो, डैमेज नहीं होना चाहिए। लो कॉस्ट पे हम क्या क्या कर सकते हैं, ये करो। अभी आप कुछ मशीनरी बना रहे हैं, यहाँ फूड सेक्टर वाले लोग कम है, पर आज का स्टार्टअप का फूड से कोई रिलेटेड नहीं था। आपका वारंटी क्या है, सर्विस क्या है, आपके इंजीनियर का बिहेवियर क्या है, कस्टमर का फीडबैक आपके लिए टॉनिक का काम करता। जब तक कस्टमर का फीडबैक आप नहीं देखेंगे, तो आपका प्रोडक्ट का चेक नहीं होगा। और आप कितना प्रोडक्ट में चेंज करना चाहते, तो कस्टमर के फीडबैक को निगेटिव नहीं लेना, कभी उसको पॉजिटिव लो और उसमें आप चेंज कर सकते। सर्विस चार्जेस क्या कर सकते, सर्विस टाइम क्या है, तो इसमें आप ज्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहिए। नेक्स्ट वन, थैंक्स, हो गया बेसिक आइडिया। तो जो भी क्वेश्चन आंसर रहेंगे, पैड पेन था आपके पास, लिखे रहेंगे, तो आप बाद में पूछ सकते हैं, या फिर अभी 5 मिनट में भी कुछ क्वेश्चन आंसर। हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच।